नमस्कार, मैं हूं राहुल डबास और युद्ध के हमारे स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने 3 एपिसोड्स में बात की थी कैसे मैं अपने क्रू के साथ दिल्ली से कीव पहुंचा। कीव जाने का रास्ता, वो ट्रेन जो किसी हैरी पॉटर की ट्रेन से कम नहीं थी, कोयले से चलने वाला इंजन। कीव पहुंचने के बाद की स्थिति, चारों तरफ फूटते हुए बम, इरपिन, बूचा, हॉस्टमेल, किस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन टूट जाता है, कैसी स्थिति होती है जब मास ग्रेवयार्ड में इरपिन बंधा हुआ नज़र आता है, तबाह और बर्बादी की तस्वीरें। आज हम बात करेंगे उसके आगे के वॉरफेयर की। दरअसल अब तारीख हो चुकी है लगभग 10 मार्च। 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत हुई थी। 10 और 15 मार्च के आसपास कीव का इन्वेजन विफल होता हुआ नजर आया, जहां लगने लगा था पेंटागन को, व्हाइट हाउस को, कि हमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए प्लेन भेजना होगा, रेस्क्यू किया जाएगा और कीव चंद दिनों के अंदर ढह जाएगा। पूरी दुनिया को इस बात की मुगालफा होने लगा था कि रूस जैसी अपार ताकत कैसे यूक्रेन का सामना करेगी और यूक्रेन ढह जाएगा, कीव ढह जाएगा। लेकिन स्थिति परिवर्तित होती हुई नजर आई। इन्वेजन की जब शुरुआत हुई तब बेलारूस में रशियन आर्मी मौजूद थी। रेड आर्मी जिसे पहले कहा जाता था सोवियत युग में, उन्होंने सीधा कीव की तरह इन्वेजन किया। लगभग 270 से लेकर के 300 किलोमीटर की दूरी कीव और बेलारूस बॉर्डर के बीच में, अगर सीधी रेखा की बात करें। लेकिन इरपिन, बूचा, हॉस्टमेल, अगर दिल्ली के लिहाज से बात करें तो ग्रेटर नोएडा या फिर दादरी के पास आते आते यूक्रेन की सेना ने रूस की बढ़त को रोक दिया। तब कीव का इन्वेजन फेल होता हुआ नजर आया। इसके पीछे की वजह है सप्लाई रूट, सप्लाई चेन। दरअसल जब सेनाएं लड़ती हैं, जब आपके पास बड़े बड़े T-72 और T-90 टैंक हो, बख्तरबंद गाड़ियों के नाम पर BMP-2 हो, तो ऐसे में आपको उनके लिए डीजल चाहिए, हथियार चाहिए, गोला बारूद चाहिए, चाहे वो 150 mm के शेल्स हों या फिर मोटार के राउंड। मशीन गन की गोलियों से लेकर के तमाम चीज़ें जो उस वक्त चाहिए होती है वो मुहैया नहीं हो पाए तो क्या होगा। सिग्नल्स बीच में टूटने लगे, कम्युनिकेशन की लाइंस को ब्रेक कर दिया जाए। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में आपका कम्युनिकेशन क्रिमिनल के साथ ना हो पाए, मॉस्को के साथ ना हो पाए, तो स्थिति क्या होगी। अगर आपके पास अनाज ना हो, सप्लाई लाइन टूट जाए तो क्या होगा। वही हुआ जो 10 से लेकर 15 मार्च तक यूक्रेन में होता हुआ नजर आया। जब बढ़त सिर्फ 37 किलोमीटर की रह गई थी, 35 किलोमीटर की रह गई थी, मैदान जो एपिसेंटर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, वहाँ उसके महल राष्ट्रपति भवन तक पहुँचने के लिए 30-35 किलोमीटर से पहले ही रशियन फोर्सेस रुक जाती है। इसकी पीछे की वजह क्या है? पीछे की वजह है सप्लाई लाइन का टूटना। पीछे की वजह है कि आप 21वीं सदी में 20वीं सदी के वॉरफेयर से लड़ रहे थे। रूस को लगता था जिस तरीके से एडोल्फ हिटलर ने ऑपरेशन बारबारोसा के तहत मॉस्को पर हमला किया, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां थी, जिसमें टैंक थे, जिसमें मिसाइल्स थे, जिसमें आपके पास हवाई जहाज से लेकर हेलीकॉप्टर थे, पूरी की पूरी लाखों की सेना आर्मी की मूवमेंट होगी और धीरे धीरे कीव का किला ढह जाएगा। लेकिन अब युग बदल गया। मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम, जेवलिन जैसे मिसाइल सिस्टम्स ने यूक्रेन की सेना को ऐसी बढ़त दी कि बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर टैंक्स तक चकनाचूर होने लगे। ये सबक जो इस वक्त यानी अब से लगभग 2-3 साल पहले रूस ने सीखा, भारत ने पहले ही सीख लिया था। ये हम बात कर रहे हैं जब भारत के संसद भवन पर हमला हुआ था। साल था 2001, तारीख थी 16 दिसंबर। और जब ये हमला किया गया उसके बाद भारत ने वो सबक सीखा जिसे रूस यूक्रेन वॉर में व्लादिमीर पुतिन ने बाद में सीखा। क्योंकि एक जंग से अगर दूसरे जंग की आप सीख नहीं ले पाए तो फिर फ़ायदा क्या। यूक्रेन युद्ध से, इजराइल युद्ध से भारत ने क्या सीखा, ये भी महत्वपूर्ण है।
दरअसल भारत की पहली पॉलिसी हुआ करती थी सुंदरजीत डॉक्ट्रिन। सुंदरजीत डॉक्ट्रिन 1970 और 1971 के वॉर में काम आई थी, जब हम पूरे के पूरी रेजिमेंटल मूवमेंट करेंगे और ढाका को ढाने के लिए चारों तरफ से बांग्लादेश को, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान को घेरा जाएगा। और इसी के तहत ही हमारी पूरी सेना ने काम किया। पॉलिटिकल लीडरशिप इंदिरा गांधी के नाम पर उन्होंने भी काम किया। लेकिन जब भारत के संसद पे हमला होता है, भारतीय फोर्सेस को मूव किया जाता है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाया जाता है, उस फोर्सेस को मूव करने में 1 से 1.5 महीने का समय लग गया। पाकिस्तान वहाँ पे फोर्सेस लेके पहुँच चुका था। अमेरिका जैसे देशों का दबाव हो गया था, युद्ध नहीं हो पाया। भारत ने सबक सीखा कि ऐसे नहीं चलेगा, पूरी रेजिमेंटल मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, चाहे वो उरी का बदला हो या पुलवामा का बदला। हमने सर्जिकल स्ट्राइक सीखी, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक करना शायद पुतिन को गवारा नहीं था। पुतिन अपनी ताकत दिखाना चाहते थे और इसी ताकत के दम पर वो कीव के किले को ढहाना चाहते थे। रेजिमेंटल मूवमेंट हुई, टैंक्स, 70 गाड़ियाँ, सब कुछ गए, सप्लाई लाइन टूट गई और इन्वेजन रुक गया। कीव तब तक सुरक्षित हो गया था। अब बारी थी जहां से रूस की सेनाएं पीछे हट रही थी, बेलारूस बॉर्डर की तरफ जा रही थी, उन इलाकों की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। सबसे पहले हम कुछ गांव पहुंचे, वो गांव जो हॉस्टमेल से कुछ किलोमीटर आगे थे। इन गांव की स्थिति बहुत दयनीय थी। लगभग सभी घर टूटे हुए थे। कई घरों पर कब्जा कर लिया था रूस की सेना ने। कई रिश्ते तार तार हो गए थे। उस वक्त हम 2 परिवार वालों से ऐसे ही गांव में मिले। एक परिवार वो था जिस परिवार में महिला यूक्रेन से थी और उसके हस्बैंड सोवियत युग के टाइम पर, यानी 1989 से पहले, 1979 से पहले, जब यूक्रेन और रूस के नाम पे एक ही देश हुआ करता था, मिले थे, पैदा हुए थे, शादी हुई थी। आज वो बुजुर्ग थे, लेकिन तब वो एक देश के बाशिंदे थे, एक मुल्क के नागरिक थे। आज वही दोनों मुल्क एक दूसरे के सामने लड़ते हुए नजर आ रहे थे। पति रूसी, पत्नी यूक्रेनी, दोनों को ही एक दूसरे की सरकार और सेना पर भरोसा नहीं। ये लगभग 12 दिनों तक, 10 से लेकर 12 दिनों तक रूस की सेना के कब्जे वाले गांव में रहे। उन गांवों में जब हम थे तब हम और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो समस्या आ रही थी वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस तरीके से रूस की हमने बात की कि खाना पीना हथियार ख़त्म हो गया, तो उनके पास कोई चारा नहीं था पीछे हटने का। हमारे पास भी खाना पीना ख़त्म हो गया था। अब पंजाब जैसी स्थिति तो है नहीं, भारत जैसी स्थिति तो है नहीं जहाँ पे भंडारे हो, लंगर हो। ऐसे में वेजिटेरियन खाना खाना, शुद्ध शाकाहारी की तरह जीना युद्धग्रस्त क्षेत्र में बहुत मुश्किल होता है। हम उन्हीं गांव के बीच में से जा रहे थे, तब हमें एक इमारत के बाहर, लगभग 2 मंजिल ऊंची इमारत थी, ओम लिखा हुआ था। हमने सोचा कि शायद हो सकता है यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हों और कुछ वेजिटेरियन फूड मिल जाए। अंदर जा गए तो पता चला कि वो एस्कॉन का सेंटर था। एस्कॉन को मानने वाले लोग, यानी कृष्ण भक्त, राधा कृष्ण के भक्त वहाँ मौजूद थे। उन्होंने हमें थोड़ा बहुत जो उनके पास मौजूद था शाकाहारी खाना दिया, जबकि हमने उससे पहले लगभग 17-18 घंटे तक कुछ भी नहीं खाया पिया था, क्योंकि चारों तरफ लैंड माइन्स वगैरह भी बिछी हुई थी। उसके आगे हम बढ़ते हैं तब हमें स्थिति और अलग तरीके की और पेचीदा तरीके की नज़र आती है, क्योंकि इससे पहले जब जंग होती थी तो पहले सायरन बज जाते थे। उसके बाद रशिया की फ़्लाइट्स पहुंचती थी, जिसमें सुखोई 35, सुखोई 30, इस तरह के हथियार थे। उनके पास हेलीकॉप्टर्स थे। हेलीकॉप्टर में मी हेलीकॉप्टर सबसे ज़्यादा, MI हेलीकॉप्टर सबसे ज़्यादा, जो भारतीय सेना भी यूज़ करती है। अब स्थिति बदल रही थी, यानी जंग जो अभी तक टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ यानी T-72 टैंक, BMP-2 बख्तरबंद गाड़ियाँ, सुखोई 35 और इसके अलावा मिग और MI हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए नज़र आती थी, अब उनकी जगह मिसाइल्स ने ले ली थी, ड्रोन ने ले ली थी।
रूस की सप्लाई लाइन टूट गई थी, लिहाजा वो अपने फाइटर पायलट्स को मरने के लिए नहीं भेज सकता था, क्योंकि जेवलिन जैसे एयर डिफेंस, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद थे, इग्ला जैसी मिसाइल मौजूद थी। जेवलिन दरअसल एक मैन पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर होता है जिससे सामने वाले टैंक्स को गिराया जाता है, और इग्ला एक ग्राउंड टू एयर मिसाइल होता है, लगभग 4 किलोमीटर के रेडियस में नीचे उड़ान भरने वाले, क्योंकि रडार से बचने के लिए नीचे उड़ान भरा जाता है। उस वक्त सुखोई 57, Su-57 जिसे हम स्टेल्थ 5th जनरेशन का प्लेन कहते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। लिहाजा रडार से बचना है तो सतह के पास से उड़ो, और जब पास से उड़ेंगे तो इग्ला मिसाइल उसे आसानी से नेस्तनाबूद कर सकती है, हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज को गिरा सकती है। कुछ ऐसी ही स्थिति हमें उस इलाके में भी, जहाँ से रशियन फोर्सेस पीछे जा रही थी, वहाँ नज़र आने लगी। अब ड्रोन से हमले होते थे जिसका कोई एयर रेड अलर्ट नहीं आता था। हमारे एंड्रॉयड फ़ोन पर गूगल का अलर्ट नहीं आता था, सायरन नहीं बजते थे। मिसाइल्स और ड्रोन से लगातार हमले होते हुए नज़र आ रहे थे। और ये हमले कहाँ किए जा रहे थे? ये हमले किए जा रहे थे कुछ चुनिंदा फैक्ट्रीज़ पर। वो फैक्ट्रीज़ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखती थी, यानी आपके पावर प्लांट्स, आपके वाटर प्लांट्स जहाँ से शुद्ध पानी बनेगा, जहाँ से आपको बिजली मिलेगी, उन पर हमला किया जा रहा था। और इसके अलावा निशाने पर थी वो बड़ी फैक्ट्रियाँ जो अमेरिका या यूरोप की कंपनियों की थी। याद कीजिए उस दौर को, वो दौर ऐसा था जब मॉस्को से और बाकी रूस के बड़े शहरों से पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स, इसके अलावा डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, ये तमाम जो कंपनी है, कोका कोला, ये कंपनियां छोड़ करके जा चुकी थी। रूस के मेगा मॉल्स खाली हो गए थे। यूरोपियन और अमेरिकन ब्रांड्स वहाँ थे नहीं, लेकिन यूरोपियन और अमेरिकन ब्रांड्स की कंपनियां हुआ करती थी यूक्रेन में, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी सस्ती चीप लेबर, क्योंकि यूक्रेन की पर कैपिटा इनकम कम है, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके और बेची जाती थी यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों में। अब वो कंपनियां रडार पर थी। पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, इन कंपनियों के प्लांट्स को निशाना बनाया जाता था मिसाइल्स के ज़रिए, और हम इन्हीं कंपनियों में से कई कंपनियों की फैक्ट्रीज़ में गए। वहाँ फैक्ट्रीज़ में जाके हमने देखा कि किस तरीके से सारी चीज़ें नेस्तनाबूद हो गई है, खराब हो गई है। एक फैक्ट्री में जाने के बाद हमें ऐसा लग रहा था शायद हम बच नहीं पाएंगे। दरअसल हमारी आदत थी, मैं दाईं तरफ, बाईं तरफ मेरे कैमरा सहयोगी मुकेश झा, हम धुएं को देखते थे। वहाँ पराली वगैरह नहीं जलाई जाती है, लिहाजा धुआं वहीं से आएगा जहां आग लगेगी, और आग का अर्थ है बारूद, बारूद का अर्थ है कि जहां रूस की तरफ से तबाही मचाई गई होगी। जब हम दोनों तरफ देखने लगे तो मेरे कैमरा सहयोगी ने बताया, वीडियो जर्नलिस्ट ने बताया, मुकेश बोला, भाई यहाँ से बैंगनी और हरी, लाल जैसे अलग अलग कलर की रोशनी नज़र आ रही है। हमने सोचा ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि इससे पहले तो हमने काला धुआं देखा था। हम उस फैक्ट्री में गए। जब फैक्ट्री के अंदर जाके पहुंचे तो पता चला कि वो केमिकल फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री थी, यानी वो रसायन जिनसे खेती के लिए अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं। और वहाँ पर हमला करने की कोशिश इसलिए की गई थी ताकि यूक्रेन की कृषि को नुकसान पहुँच सके, और वहाँ हम बुरी तरह फंस गए, क्योंकि वहाँ रसायन से जो धुआं निकला वो ऐसा था जो हमें बेदम कर रहा था। इस तरीके से बेदम कर रहा था कि हमारा सांस लेना दूभर हो रहा था। एक बार ऐसा लगने लगा कि बंदूक की गोली नहीं, मिसाइल का हमला नहीं, ड्रोन का अटैक नहीं, बल्कि हम केमिकल के गंदे धुएं से दम घुट करके मरने वाले हैं। लेकिन तब काम आती है वो ट्रेनिंग जो हमें भारत में कराई गई थी डीसीसी के कोर्स में। जैसे मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया, डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स, कि जब भी ऐसी स्थिति हो कि आपके आसपास बम फट रहे हैं, उसके छर्रे हैं या धुआं है, आप रेंगना शुरू करें। अगर आप खड़े रहेंगे तो धुआं आपके नाक पे ज़्यादा आएगा, अगर ज़मीन पे लेट जाएंगे तो धुआं आने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि धुएं की आमतौर पर ये स्थिति होती है कि वो ऊपर की तरफ उठता है। अगर आप धरती के पास रहेंगे तो उसका नुकसान कम होगा। क्रॉलिंग करके
हम लगभग 300 मीटर के आसपास क्रॉलिंग करके घुटने और कोहनियों के बल चल के हम वहाँ से निकले। और शायद तस्वीरें अगर हमारे पास पुरानी होगी, हमारे सहयोगी, तो वो तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरीके से हम वहाँ से निकलने में कामयाब हुए। तो ये स्थिति फिलहाल हमें नज़र आ रही थी कीव के आसपास के 100 किलोमीटर के इलाके में, जहाँ हम सुबह जाते थे, शाम को वापस आ जाते थे। लेकिन एक समस्या और थी। जैसे मैंने आपको बताया कि बिना सप्लाई लाइन के कोई जंग जीती नहीं जा सकती, और सेना के लिए तो कहावत है कि फोर्सेस रन बाय देयर बेली। बेली का अर्थ होता है जब तक पेट भरा होगा तभी सेना लड़ पाएगी। लेकिन पेट हम लोगों का भी खाली रहता था। वजह यह थी कि दिन में कम से कम भी 60-70 डेड बॉडीज रोज देखते थे। जिन सड़कों से हम गुजर रहे होते थे, दरअसल उन सड़कों पर रूस के तबाह हुए टैंक दिखते थे, आधी जली हुई लाशें दिखती थी, इंसानी लहू जो फैला हुआ था वो नजर आता था। लिहाजा दिन में हम कुछ खा नहीं पाते थे। ब्रेकफास्ट के बाद डिनर के वक्त तक जब हम 100 किलोमीटर लौट करके कीव पहुंचते थे तो भूख नहीं लगती थी। ये अपने आप में बहुत मुश्किल स्थिति थी, क्योंकि रात को आप कैसे खाओगे, और वो भी कैसे खाओगे कि आप अपना ब्रेड खाना या फिर उस टाइप की चीज़ें खाना, क्योंकि वेजिटेरियन के नाम पे कुछ मिलता नहीं था। लेकिन उस वक्त किसी और चैनल की एक इंडियन जर्नलिस्ट हुआ करती थी, एक महिला पत्रकार थी, उसने बहुत मदद की। उस वक्त तक हम जान गए थे कि इस चैनल के कौन कौन जर्नलिस्ट कहाँ आसपास के अपार्टमेंट या होटल में रुके हुए हैं। तो हम सब लोग एक होटल में रात के समय, क्योंकि इंडियन टाइम और कीव के टाइम में लगभग 5 घंटे 4 घंटे का अंतर है, हम काम ख़त्म करके जब भारत में रात के 1 बज जाते थे और वहाँ लगभग 10 बजे होते थे, हम पहुँचते थे और वो पहुँच के हम लोग साथ में खाना खाते थे, भारतीय खाना खाते थे, घर में बना के खाते थे। तो वो एक सुखद पहलू रहता था। और सुबह फिर हम दोबारा निकल जाते थे उन्हीं सड़कों पर जहाँ हमें जले हुए टैंक और बेतरकीब फैली हुई इंसानी लाशें नजर आती थी। बीच में बर्फ के दौरान चलना बहुत मुश्किल। एक स्थिति और थी, जिस परिस्थिति का असर यूक्रेन तक सीमित नहीं था, पूरी दुनिया पे नजर आने लगा, भारत पे भी, और भारत के साथ साथ खास तौर पे अफ्रीका के देशों में। वो थी कि व्हीट बॉल ऑफ यूरोप कहा जाता था यूक्रेन को। यूक्रेन में दरअसल सबसे ज़्यादा गेहूं उगाई जाती है, कृषि वहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे यानी जो बाइडन, उनके बेटे ने भी कुछ हद तक करप्शन करके वहाँ पर बड़े बड़े फील्ड्स को ख़रीदा गया, यानी वहाँ पर बहुत बड़े खेत होते थे। वो खेत जिससे सस्ता गेहूँ मिलता था, सस्ता व्हीट मिलता था यूरोपियन यूनियन के देशों को, और इसके अलावा गरीब देशों को भी। यहाँ हम बात कर रहे हैं लीबिया की, मिस्र की, और उन सब तक गेहूं पहुंचना अब बंद हो गया था। युद्ध की वजह से जिन जिन गांवों से रूस की सेना पीछे गई थी, उन गांव के चारों तरफ लैंड माइन बिछा दी गई थी, एंटी पर्सनल माइंस बिछा दी गई थी। अगर कोई भी गांव वाला, कोई भी किसान अपने खेतों पे जाने की कोशिश करता था तो उसे इस बात का डर था कि कहीं उसका पैर इन लैंड माइन, एंटी पर्सनल लैंड माइंस पे ना पड़ जाए, और उन्हें हटाने में कई सप्ताह का वक्त लगने वाला था। यही वजह थी कि पूरी दुनिया में हाहाकार था। चावल और गेहूं के दाम बढ़ रहे थे। भारत सरकार ने भी फैसला लिया था कैबिनेट नोट के ज़रिए, आप याद कीजिए उस वक्त को, 2022 को, कि हम चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट छोड़ करके कहीं भी चावल का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि जब हमने मिस्र को अनाज भेजा तो भी वो मिस्र और भारत सरकार की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी, यानी इसका असर अमीर देशों पे पड़ रहा था कि उनका अनाज महंगा हो गया था, और अफ्रीका के देशों पे पड़ रहा था क्योंकि उनके पास अनाज था ही नहीं। उत्तर अफ्रीका के सहारा के आसपास के देशों में, सहारा मरुस्थल के आसपास के देशों में खाने के लिए रोटी भी नहीं रह गई थी। तो आप खुशनसीब हैं कि आप भारत में रहते हैं, जहां हरित क्रांति की वजह से अनाज की कमी नहीं थी, वरना
लगभग 30% दुनिया की आबादी यूक्रेन के संकट की वजह से, लड़ाई की वजह से, लैंडमाइंस की वजह से, गांव को कैसे आपने काट दिया है खेतों से, उसकी वजह से भूखे मरने की कगार पर थी। रात को लौट जाते थे अपने आशियाने यानी कीव की उस अपार्टमेंट में। अब हमें यूक्रेन में रहते हुए लगभग 20 से लेकर 25 दिन, 1 महीने से कुछ कम का समय हो गया था और हम एक अपार्टमेंट में कई इंडियन पत्रकार रहते थे और एक साथ रहना, क्योंकि अपार्टमेंट कम थे, वहाँ अलग संकट आ गया था। बिजली चली जाती थी, गैस की सप्लाई रुक गई थी, गैस की सप्लाई रुकने की वजह से ही सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम बंद हो जाता था। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बर्लिन में या फिर फ्रांस में या फिर अमेरिका में अगर आप रहे हैं तो आपको पता होगा कि पूरे शहर की हीटिंग सिस्टम गैस पाइपलाइन PNG के ज़रिए की जाती है, वो रुक जाती थी, बिजली चली जाती थी। ऐसे में एक जगह रहना मुश्किल था। बिग बॉस का अगर आपने सीरियल देखा हो तो वैसे ही कुछ स्थिति हो गई थी हमारे अपार्टमेंट की भी। हमारे अपार्टमेंट की स्थिति ऐसी थी कि एक व्यक्ति को एक काम करना पड़ता था, क्योंकि कई जर्नलिस्ट साथ में रहते थे। किसी को बर्तन धोने हैं, किसी को वॉशरूम साफ़ करना है, किसी को खाना बनाना है, किसी को सब्जियां काटनी है, किसी को ग्रॉसरी का सामान लेकर आना है। उनमें से अगर किसी चैनल का कोई रिपोर्टर, कैमरा पर्सन लेट हो गया तो बर्तन नहीं धुलेंगे, जब तक बर्तन नहीं धुलेंगे तो दूसरे वाला खाना नहीं बनाएगा। तो परिस्थितियाँ ऐसी होने लगी कि उस बिग बॉस के घर पर रहना बहुत मुश्किल हो गया। इंसान के तौर पर आप देखिए हमारी स्थिति, समझने की कोशिश कीजिए। सुबह हल्का नाश्ता करके जाते हैं, दिन भर गोलियों से छलनी इंसानी शवों को देखते हैं, मानवता तार तार हुए गांव को देखते हैं, उन खेतों को देखते हैं जिनकी देखभाल करने वाले किसान अब वहाँ पहुँच नहीं सकते और रात में वापस अपार्टमेंट पहुंचकर उस चिलापो की स्थिति में रहना। तब हमने फैसला लिया कि कीव छोड़ना पड़ेगा। अब हम अलग अलग शहरों में जाएंगे, कीव से बाहर जाके करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि इरपिन, बूचा, होस्टमेल और उसके आसपास के गांव सिर्फ 100 किलोमीटर की परिधि में आते हैं। लेकिन चर्निहीव के हालात कैसे होंगे? खार्किव, जो कीव के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो उस वक्त एक उसका हिस्सा रशिया के कंट्रोल में आ गया था, वहाँ स्थिति क्या होगी? ओडेसा, जो सबसे बड़ा पोर्ट सिटी है, वहाँ स्थिति क्या होगी? मिकोलेव, मारियोपोल, निकोपोल, डोनेट्स्क, लोहांस्क, उन शहरों की स्थिति क्या होगी? यानी अब राजधानी छोड़कर वक्त आ गया था अलग अलग शहरों में जाने का। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर के शहरों में, उत्तर के युद्ध के बारे में, कि अब कीव से जब हम उत्तर की तरफ जाते हैं 250-300 किलोमीटर बेलारूस के बॉर्डर पर, तो वहाँ जितने तमाम शहर पड़ते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी पड़ता है, वहाँ की स्थिति क्या है। और आपको अगले एपिसोड में वो भी बताएंगे कि एक ऐसा शहर जहाँ पर पानी पीना अपराध है, क्योंकि पानी पिएंगे तो यूरिन जाना पड़ेगा और अपनी यूरिन पास उस शहर की परिधि में किया तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। राहुल डबास को डीजीए वॉर रिपोर्टिंग के इस एपिसोड में, एपिसोड नंबर 4 में इजाज़त, और एपिसोड नंबर 5 पे हम बात करेंगे उत्तरी युद्ध की, यानी कीव के अलावा यूक्रेन के बाकी शहरों की। आंखों देखी दास्तान।